दोस्तों नमस्कार। ये है मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज। मैं अनुराग चौधरी। दोस्तों, घटना चक्र सामान्य अध्ययन पूर्वावलोकन श्रृंखला के अंतर्गत इस वीडियो में प्रस्तुत है भारतीय राज्य व्यवस्था एवं शासन से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न, जो आपके आगामी विभिन्न परीक्षाओं जैसे यूपीपीसीएस प्रारंभिक परीक्षा, आरओ तथा अन्य राज्य लोक सेवा आयोगों जैसे उत्तराखंड, बिहार, राजस्थान और एमपीपीसीएस द्वारा आयोजित परीक्षाओं के लिए बहुत ही उपयोगी है। इसमें हम राज्य और संघ राज्य क्षेत्र से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को कवर करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। घटना चक्र पूर्वावलोकन श्रृंखला के अंतर्गत राज्य व्यवस्था एवं शासन से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न। पहला प्रश्न है दोस्तों, संविधान में हमारे राष्ट्र का उल्लेख किस या किन नामों से किया गया है? ऑप्शन देखिए, भारत तथा इंडिया, केवल भारत, हिंदुस्तान तथा इंडिया और भारत, हिंदुस्तान तथा इंडिया। तो याद कर लीजिए दोस्तों, संविधान में हमारे राष्ट्र का उल्लेख भारत तथा इंडिया नामों से किया गया है। और दोस्तों, आप जान लीजिए कि संविधान में हमारे राष्ट्र का उल्लेख दो नामों भारत तथा इंडिया के रूप में किया गया है। और अनुच्छेद 1 का सबसेक्शन 1 कहता है कि भारत अर्थात इंडिया राज्यों का संघ होगा। इंडिया दैट इज भारत शैल बी यूनियन ऑफ स्टेट्स। अगला प्रश्न है दोस्तों, संविधान के प्रथम अनुच्छेद के अनुसार भारत क्या है? तो आप जान लीजिए, संविधान के पहले अनुच्छेद के अनुसार भारत राज्यों का यूनियन या राज्यों का संघ है। संविधान के अनुच्छेद 1 में निर्धारित किया गया है कि भारत अर्थात इंडिया राज्यों का संघ होगा। भारत के राज्य क्षेत्र में राज्यों के राज्य क्षेत्र, संघ राज्य क्षेत्र और ऐसे अन्य राज्य क्षेत्र जो अर्जित किए जाएंगे समाविष्ट होंगे। और राज्यों तथा संघ राज्य क्षेत्रों के नाम और प्रत्येक के अंतर्गत आने वाले राज्य क्षेत्रों का वर्णन संविधान की प्रथम या पहली अनुसूची में किया गया है। अगला प्रश्न है दोस्तों, संविधान के निम्नांकित में से किस प्रावधान के अंतर्गत भारतीय संसद को नया राज्य बनाने का अधिकार है? तो सही उत्तर है अनुच्छेद 3 के अंतर्गत। याद रखिएगा, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 3 के तहत नए राज्यों के निर्माण, उनके क्षेत्र, सीमा और नामों में परिवर्तन का अधिकार भारतीय संसद में निहित है। जबकि अनुच्छेद 1 के तहत संघ का नाम और राज्य क्षेत्र है। अनुच्छेद 2 के अंतर्गत भारतीय संघ में नए राज्यों के प्रवेश या स्थापना की शक्ति संसद को प्रदान की गई है। अगला प्रश्न है, नए राज्य के गठन की शक्ति किसमें निहित है? तो आप जानते हैं, भारत की संसद में। अगला प्रश्न है दोस्तों, भारत के संविधान के अंतर्गत किसी में से किसको राज्यों की सीमाओं में परिवर्तन करने की शक्ति प्राप्त है? तो आप जान लीजिए, ऑप्शन ए, संसद को दोस्तों राज्यों की सीमाओं में परिवर्तन करने की शक्ति प्राप्त है। अगला प्रश्न है दोस्तों, एक राज्य को संघ में शामिल करने अथवा नए राज्यों की स्थापना करने की कार्यपालिका शक्ति किसमें निहित है? आपको बताना है। तो आप जानते हैं, संसद में निहित है एक राज्य को संघ में शामिल करने अथवा नए राज्यों के स्थापना करने की शक्ति। अगला प्रश्न है दोस्तों, भारतीय संघ के अंतर्गत किसी राज्य को मिलाने का अधिकार किसे है? तो ये अधिकार संसद को है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन से कथन नए राज्यों के निर्माण के बारे में सही नहीं हैं? तो यहाँ पर देखिए, संसद विधि द्वारा नए राज्य का निर्माण कर सकती है, बिल्कुल सही है। इस प्रकार की विधि में संविधान की पहली अनुसूची और चौथी अनुसूची के संशोधन का प्रावधान होगा, बिल्कुल सही है। और इस प्रकार की विधि को अनुच्छेद 368 के प्रयोजन के लिए संविधान का संशोधन समझा जाएगा, तो ये आपका सही नहीं है। और इस प्रयोजन के लिए विधेयक संसद में तब तक पुनर्स्थापित नहीं किया जा सकता जब तक इसे उस राज्य के विधानमंडल को विनिर्दिष्ट नहीं कर दिया गया हो जिसके क्षेत्र, सीमाओं या नाम पर इसका प्रभाव पड़ता है। तो ऑप्शन सी आपका सही उत्तर नहीं है क्योंकि आप जान लीजिए, नए राज्यों के निर्माण के लिए जो विधि है अनुच्छेद 368 के तहत विशेष प्रक्रिया नहीं अपनाई जाएगी, यानी संसद साधारण बहुमत से नए राज्यों का निर्माण कर सकती है। संविधान के अनुच्छेद 4(2) के अनुसार इस संविधान की विधि अनुच्छेद 368 के प्रयोजनों के लिए संविधान का संशोधन नहीं समझी जाएगी। अगला प्रश्न है दोस्तों, एक नया राज्य बनाने में संवैधानिक संशोधन के लिए कैसा बहुमत होना चाहिए? तो ये प्रश्न इम्पॉर्टेंट है। केवल और केवल साधारण बहुमत होना चाहिए एक नया राज्य बनाने के लिए।
अगला प्रश्न है दोस्तों, भारत में एक नया राज्य सृजित करने वाले विधेयक को पारित होना अनिवार्य है, कैसे? तो आप जान लीजिए दोस्तों, संसद के साधारण बहुमत के द्वारा भारत में एक नया राज्य सृजित करने का विधेयक पारित किया जा सकता है। अगला प्रश्न कथन और कारण से संबंधित है। कथन है भारत संघ नहीं है। कारण है कि किसी भी राज्य का क्षेत्र, सीमा, नाम उसकी सहमति के बिना भी परिवर्तन करने की शक्ति संघीय संसद को प्राप्त है। तो दोस्तों, भारत संघ नहीं है, ये कथन गलत है, लेकिन आर सही है। तो ऑप्शन सी आपका सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन डी, देखिए ऑप्शन डी की ए गलत है, भारत संघ नहीं है, ये कथन गलत है क्योंकि भारत राज्यों का संघ है और किसी भी राज्य का क्षेत्र, सीमा, नाम उसकी सहमति के बिना भी परिवर्तन करने की शक्ति संघीय संसद को प्राप्त है। तो बिल्कुल सही, कारण सही है। दोस्तों, संविधान के अनुच्छेद 1 के अनुसार भारत राज्यों का संघ है। किसी राज्य के क्षेत्र, सीमा या नाम में परिवर्तन के लिए राज्य के विधानमंडल का विचार प्रकट करना अनुच्छेद 3 के परंतुक के तहत अपेक्षित है, लेकिन इस संदर्भ में राज्य विधानमंडल के विचार संसद पर बाध्यकारी नहीं है। तो संसद बिना राज्यों की सहमति से भी ऐसा कर सकती है। अगला प्रश्न है, संवैधानिक प्रावधानों के अनुसार राज्यों की सीमाओं को बदलने के लिए किसकी सहमति की आवश्यकता पड़ती है? तो सही उत्तर है राज्यों के सहमति नहीं, राज्यों की नहीं। तो दोस्तों, आप जानते हैं कि संसद बिना राज्यों की सहमति के भी उनके नाम और सीमाओं में परिवर्तन करने का अधिकार रखती है। अगला प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन एक नए राज्यों के निर्माण के लिए संवैधानिक उपबंध नहीं है, आपको बताना है। तो किसी राज्य का क्षेत्र बढ़ाकर, किसी राज्य का क्षेत्र घटाकर, किसी राज्य का नाम परिवर्तित करके या एक राज्य संघ राज्य क्षेत्र शामिल कर सकेगा। तो ऑप्शन डी आपका सही उत्तर नहीं है, क्योंकि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 3 के अनुसार किसी राज्य की सीमाएं बदलने, नए राज्यों का निर्माण करने अथवा उनके नाम में परिवर्तन करने का अधिकार केवल संसद को दिया गया है, राज्यों को ये अधिकार नहीं दिया गया है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा संविधान के अनुच्छेद 3 के तहत संसद के एक कानून द्वारा संभव नहीं है? तो नए राज्यों का गठन संभव है, राज्यों के क्षेत्रों में परिवर्तन संभव है, राज्यों की सीमाओं में परिवर्तन संभव है, नए राज्यों का प्रवेश इसमें शामिल नहीं है। तो आप जान लीजिए, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 3 के तहत नए राज्यों के निर्माण, उनके क्षेत्र, सीमाओं या नाम में परिवर्तन का अधिकार भारत की संसद में है, जबकि अनुच्छेद 2 के तहत संसद भी द्वारा भारतीय संघ में नए राज्यों का प्रवेश या उनकी स्थापना कर सकती है। अनुच्छेद 3 में नए राज्यों का प्रवेश वर्णित नहीं है। अगला प्रश्न है, निम्न कथनों पर विचार कीजिए और दिए गए कोड की सहायता से बताइए कि इनमें कौन से सही हैं। तो पहला है कि संविधान में यूनियन ऑफ स्टेट शब्द प्रयुक्त हुआ है क्योंकि भारतीय राज्यों को अलग होने का अधिकार नहीं है। एस.के. धर आयोग ने राज्यों के पुनर्गठन के लिए भाषा के आधार की अपेक्षा प्रशासनिक सुविधा को वरीयता दी थी, बिल्कुल सही है। और पंडित नेहरू, सरदार पटेल और पट्टाभी सीतारामैया की अध्यक्षता में कांग्रेस कमेटी राज्यों के पुनर्गठन में भाषाई आधार के पक्ष में नहीं थी। तो इनमें आप देख लीजिए दोस्तों, ये तीनों ही कथन सही है। ऑप्शन डी आपका सही उत्तर है। और 1948 में जवाहरलाल नेहरू, वल्लभ भाई पटेल और पट्टाभी सीतारामैया की कमेटी को जेवीपी कमेटी कहा जाता है। अप्रैल 1949 में इसने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की और इसमें राज्यों के पुनर्गठन में भाषाई आधार को अस्वीकृत कर दिया था। अगला प्रश्न है, भारतीय संघात्मक व्यवस्था के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? तो यहाँ पर दो कथन आपके दिए गए हैं। पहला कथन है कि भारतीय संविधान के अंतर्गत राज्यों को संघ से अलग होने का अधिकार नहीं है, बिल्कुल सही है। अलग होने की मात्र वकालत करने पर अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की सुरक्षा मिलेगी, तो ये आपका गलत है, क्योंकि केवल एक और एक आपका सही उत्तर है। और आप जान लीजिए, भारतीय संघ के अंतर्गत राज्यों के संघ की स्थापना है, राज्यों को संघ से अलग होने का अधिकार नहीं है। संघीय संसद ही संघ में नए राज्यों का प्रवेश और उनकी स्थापना कर सकती है और राज्य के क्षेत्र, सीमा और नाम में परिवर्तन कर सकती है अथवा राज्य अथवा राज्यों के भाग को अलग अलग मिलाकर नए राज्य का निर्माण कर सकती है। लेकिन संविधान के तहत किसी राज्य को संघ से पृथक होकर सकने का अधिकार नहीं दिया गया है। तो कथन एक सही है।
संविधान के अनुच्छेद 19(1) के तहत सभी नागरिकों को वाक स्वातंत्र्य और अभिव्यक्ति स्वातंत्र्य का मूल अधिकार प्राप्त है, लेकिन इस अधिकार के प्रयोग पर भारत की प्रभुता और अखंडता, राज्य की सुरक्षा, विदेशी राज्यों के साथ मैत्रीपूर्ण संबंध, लोक व्यवस्था, शिष्टाचार या सदाचार के हितों या इन सब पे युक्त निर्बंधन राज्य विधि द्वारा आरोपित कर सकता है और इस तरह भारत से अलग होने की मात्र वकालत करना भी संबंधित विधि के तहत अपराध माना जा सकता है। अगला प्रश्न है, राज्य पुनर्गठन आयोग ने 1 नवंबर 1956 को कितने राज्य तथा संघ क्षेत्र बनाए थे? तो सही उत्तर है, भारत में 1 नवंबर 1956 को पुनर्गठन के बाद 14 राज्य और 6 संघ राज्य थे। तो आप जान लीजिए, आंध्र प्रदेश स्वतंत्रता के बाद भाषा के आधार पर गठित होने वाला पहला राज्य है, जिसका गठन 1 अक्टूबर 1953 को किया गया था। अगला प्रश्न है दोस्तों, 1956 के राज्य पुनर्गठन अधिनियम द्वारा कितने राज्य और संघीय क्षेत्रों की स्थापना की गई थी? तो याद रखिएगा, 14 राज्य और 6 संघीय क्षेत्रों की। भारत में कितने राज्य और संघीय प्रदेश हैं वर्तमान में? तो आप जान लीजिए, भारत में वर्तमान में 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। तो सही उत्तर इनमें से कोई नहीं हो जाएगा। भारत में 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। ये 26 जनवरी 2020 से ये स्थिति बनी है। अगला प्रश्न है, तेलंगाना राज्य बन जाने के बाद भारत के राज्यों की संख्या कुल कितनी होगी? तो आप जान लीजिए दोस्तों कि भारत के राज्यों की संख्या 29 हो गई थी, लेकिन फिर क्या हुआ कि जम्मू कश्मीर राज्य को 2 केंद्र शासित प्रदेशों में विभाजित कर दिया गया, तो फिर वर्तमान में राज्यों की संख्या 28 हो गई है। भारत में कुल कितने संघ शासित प्रदेश हैं? तो वर्तमान में भारत में कुल 8 संघ शासित प्रदेश हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन संघ राज्य क्षेत्र नहीं है? अंडमान निकोबार द्वीप समूह, दमन द्वीप, गोवा और पुडुचेरी। तो गोवा। दोस्तों, भारत के संविधान की पहली अनुसूची में राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों का उल्लेख है। इस अनुसूची में गोवा राज्यों के अंतर्गत, जबकि अन्य 3 जो हैं वो संघ राज्य क्षेत्रों के अंतर्गत आते हैं। अगला प्रश्न है, दिल्ली क्या है? एक राज्य, एक केंद्र शासित प्रदेश, एक स्वायत्त शासी परिषद या इनमें से कोई नहीं? तो दिल्ली दोस्तों आप जानते हैं, यूटी यानी यूनियन टेरिटरी एक संघ राज्य क्षेत्र है। अगला प्रश्न है, किस संविधान संशोधन के द्वारा दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र का दर्जा दिया गया था? तो ये था 69 यानी 69वां संविधान संशोधन। और 69वां संविधान संशोधन अधिनियम 1991 के द्वारा देश की राजधानी दिल्ली को संघ राज्य क्षेत्र की श्रेणी में कायम रखते हुए इसके लिए एक विधानसभा और मंत्रिपरिषद का उपबंध किया गया है। साथ ही संविधान के अनुच्छेद 239 क के तहत संघ राज्य क्षेत्र दिल्ली को एनसीआर यानी राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र घोषित किया गया है। अगला प्रश्न है दोस्तों, निम्न केंद्र शासित प्रदेशों का उनके बनने के वर्ष के साथ सही सुमेलन करना है आपको। तो लक्षद्वीप 1956 में, और दमन और दीव 1962 में, चंडीगढ़ 1966 में और दादरा और नगर हवेली 1961 में। तो ऑप्शन बी आपका सही उत्तर हो जाएगा। याद कर लीजिए दोस्तों, 1 नवंबर 1956 को राज्यों को पुनर्गठन के तहत लक्काद्वीप, मिनिकोय और अमीनी देवी समूह को पृथक केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया, जिसे 1 नवंबर 1973 को लक्षद्वीप नाम दिया गया था। इसके अलावा गोवा, दमन और दीव को पुर्तगाली आधिपत्य से 1961 में मुक्त कराया गया और फिर 20 दिसंबर 1961 से दमन द्वीप को एक जो है भूतलक्षी प्रभाव से केंद्र शासित प्रदेश का दर्जा दिया गया। 1987 में गोवा राज्य बना तो दमन और दीव पृथक केंद्र शासित प्रदेश बना। और इसी तरह 10वें संविधान संशोधन 1961 के द्वारा 11 अगस्त 1961 से दादरा और नगर हवेली को केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि दमन और दीव और दादरा और नागर हवेली ये दोस्तों 26 जनवरी 2020, स्थिति देखिए 26 जनवरी 2020 से इन दोनों केंद्र शासित प्रदेशों का एकीकरण करके एक केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया है। अगला प्रश्न है, भारत के संविधान के अनुच्छेद 240 के अंतर्गत कुछ संघ राज्य क्षेत्रों के लिए
विनियम बनाने की राष्ट्रपति की शक्ति के संदर्भ में कौन से युग्म सही सुमेलित नहीं हैं? तो यहाँ पर 240 एक घ पुडुचेरी, तो ये सही नहीं है क्योंकि ये दमन और दीव से संबंधित है। 240 एक घ, तो सही उत्तर ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, देखिए निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक गलत है? गोवा को 1987 में पूर्ण राज्य का दर्जा मिला, सही है। दीव खंभात की खाड़ी में एक टापू है, सही है। दमन और दीव को भारतीय संविधान के 56वें संविधान संशोधन द्वारा गोवा से अलग किया गया, सही है। दादरा और नागर हवेली 1954 तक फ्रांसीसी औपनिवेशिक शासन के अंतर्गत थे, तो गलत है क्योंकि दादरा और नागर हवेली 1954 तक फ्रांसीसी नहीं बल्कि पुर्तगाली शासन के अधीन थे। अगला प्रश्न है दोस्तों, देखिए सिक्किम भारत का एक राज्य बनाया गया था किस संविधान संशोधन के द्वारा? तो सही उत्तर है 35वें संविधान संशोधन के द्वारा। लेकिन दोस्तों 2 संशोधन है सिक्किम के संबंध में, याद रखेगा। 35वें संविधान संशोधन 1974 के द्वारा सिक्किम को भारत में संयुक्त राज्य यानी एसोसिएटेड स्टेट बनाया गया, लेकिन 36वें संविधान संशोधन 1975 के द्वारा इसे भारत के 22वें पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया। अगला प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित संविधान संशोधनों में से किसके द्वारा सिक्किम को विधिवत भारत संघ के एक पूर्ण राज्य के रूप में दर्जा दिया गया? तो ये था 36वां संविधान संशोधन। बिहार को काटकर एक पृथक वनांचल राज्य का बनना संभव है, कैसे? तो दोस्तों राज्यों का निर्माण करने का अधिकार अनुच्छेद 3 के अनुसार संघीय संसद का है, इसलिए विकल्प जो है इसमें से विकल्प डी सही हो जाएगा, कोई भी सही नहीं होगा क्योंकि संसद के पास जो है राज्यों का निर्माण करने की शक्ति है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित राज्यों के गठन पर विचार कीजिए और इन्हें कालानुक्रम में व्यवस्थित कीजिए। गोवा, तेलंगाना, झारखंड और हरियाणा। तो गोवा 1987 में, तेलंगाना 2014 में, झारखंड 2000 में और हरियाणा 1966 में। तो सबसे पहले 4, 1, 3 और 2 ऑप्शन बी आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित भारतीय राज्यों का उनके निर्माण के अनुसार सही कालक्रम बताइए। तो छत्तीसगढ़, अरुणाचल प्रदेश, झारखंड और सिक्किम। तो सही क्रम आपका हो जाएगा 4, 2, 1, 3। सबसे पहले सिक्किम 1975 में, फिर अरुणाचल प्रदेश, फिर झारखंड और छत्तीसगढ़ का स्थान आता है। जो दोस्तों आप जान लीजिए 1 नवंबर को 1 नवंबर 1-3 है, पहले छत्तीसगढ़ फिर झारखंड। 1 नवंबर सन 2000 को छत्तीसगढ़ की स्थापना हुई थी या गठन हुआ था और 15 नवंबर 2000 को झारखंड। तो सही उत्तर ऑप्शन बी हो जाएगा 4, 2, 1 और 3। अगला प्रश्न है, नीचे दिए गए राज्यों को भारत संघ के संपूर्ण राज्य का दर्जा प्राप्त होने का सही क्रम क्या है? तो सही उत्तर हो जाएगा सबसे पहले नागालैंड, फिर हरियाणा, फिर सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश। ये राज्यों के भारत संघ में संपूर्ण राज्य का दर्जा प्राप्त होने का सही कालक्रम है। अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ राज्य स्वरूप में आया था कब? तो छत्तीसगढ़ राज्य 1 नवंबर 2000 को अस्तित्व में आया था। उत्तराखंड राज्य की स्थापना कब हुई थी? तो आप जानते हैं उत्तराखंड की स्थापना वर्ष 2000 में हुई थी और 9 नवंबर 2000 को, याद रखिएगा, 9 नवंबर सन 2000 को उत्तराखंड राज्य का गठन हुआ था। 1 नवंबर 2000 को मध्य प्रदेश से काटकर छत्तीसगढ़, 9 नवंबर 2000 को उत्तर प्रदेश के पहाड़ी जिलों को काटकर उत्तराखंड और 15 नवंबर को बिहार से अलग झारखंड राज्य का गठन किया गया। अगला प्रश्न है दोस्तों, किस वर्ष झारखंड राज्य अस्तित्व में आया था? तो झारखंड राज्य सन 2000 में अस्तित्व में आया था और झारखंड 15 नवंबर 2000 को स्थापित हुआ था। अगला प्रश्न है दोस्तों, इम्पॉर्टेंट प्रश्न है कि निम्न राज्यों का सृजन 1960 के बाद हुआ था, उन्हें उनके गठन के आरोही कालक्रम के अनुसार व्यवस्थित कीजिए और अपना उत्तर दीजिए। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? सबसे पहले नागालैंड, फिर आपका हरियाणा, फिर मेघालय और सबसे लास्ट में सिक्किम है। ऑप्शन सी आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत के निम्नलिखित राज्यों के बनने का सही कालानुक्रम की पहचान कीजिए। आंध्र प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा और सिक्किम। तो इसमें देखिए सबसे पहले कौन सा राज्य बनेगा?
तो आप देख लीजिए, सबसे पहले यहाँ पर आएगा 1 आंध्र प्रदेश, फिर 3 आ जाएगा हरियाणा, फिर हिमाचल प्रदेश और फिर सिक्किम। तो सही उत्तर है 1, 3, 2, 4 ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है दोस्तों, निम्न राज्यों के निर्माण का सही आरोही यानी असेंडिंग आर्डर क्रम क्या है? तो सही उत्तर है नागालैंड, मेघालय, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश। ये राज्यों के निर्माण का सही आरोही क्रम है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित राज्यों के निर्माण का सही अवरोही क्रम या डिसेंडिंग क्रम क्या है? तो ये है हरियाणा, महाराष्ट्र और राजस्थान। ऑप्शन डी आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, सूची 1 का सूची 2 से सुमेलन कीजिए और दिए गए कोड से सही उत्तर का चयन करिए। तो नागालैंड राज्य की स्थापना 1962 में नहीं बल्कि 1963 में हुई थी। झारखंड सन 2000 में अस्तित्व में आया है, तेलंगाना 2014 में और सिक्किम 1975 में। तो आप जान लीजिए, नागालैंड इसकी स्थापना 1963 में हुई थी, न कि 1962 में। तो यहाँ पर इस प्रश्न को मैं स्टार कर दे रहा हूँ क्योंकि सभी जो विकल्प हैं आपके सही नहीं हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस राज्य का गठन 1948 में हुआ था? पश्चिम बंगाल, असम, पंजाब या हिमाचल प्रदेश? तो सही उत्तर है दोस्तों, किस राज्य का गठन 1948 में हुआ था? तो यहाँ पर आपका हिमाचल प्रदेश हो जाएगा, ऑप्शन डी। लेकिन आप देख ही लीजिए कि 1948 में 15 अप्रैल 1948 में हिमाचल प्रदेश की स्थापना हुई थी। तो ये प्रोविंस के रूप में, लेकिन स्टेट के रूप में भारत में ये 25 जनवरी 1971 को अस्तित्व में आया था। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से एक कथन असत्य है, आपको बताना है कि कौन सा असत्य है। देखिए, मैसूर राज्य का नया नाम तमिलनाडु रखा गया, तो ये गलत है। गोवा को दमन द्वीप से अलग किया गया, सही है। बम्बई राज्य गुजरात और महाराष्ट्र में विभाजित किया गया, सही है। हिमाचल प्रदेश पहले संघ शासित प्रदेश की सूची में शामिल था, तो सही है। असत्य कथन, मैसूर राज्य का नया नाम तमिलनाडु रखा गया है, तो ये गलत है, क्योंकि मैसूर का नाम परिवर्तन अधिनियम 1973 के द्वारा मैसूर का नया नाम कर्नाटक रखा गया है, न कि तमिलनाडु। अगला प्रश्न है, भाषा के आधार पर राज्यों के गठन के लिए राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना कब की गई थी? तो सही उत्तर है 1953। याद रखिएगा दोस्तों, भाषा के आधार पर राज्यों के गठन के लिए 29 दिसंबर 1953 को राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना की गई थी और इसने अपनी रिपोर्ट 1955 में सौंपी थी। और इस आयोग के अध्यक्ष फजल अली थे और अन्य 2 सदस्यों में हृदयनाथ कुंजरू और के.एम. पडिक्कर थे। अगला प्रश्न है, आज़ादी के बाद भाषा के आधार पर भारत के राज्यों का पुनर्गठन किस वर्ष में हुआ था? तो सही उत्तर है 1956 में। और राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 द्वारा भाषाई आधार पर राज्यों के पुनर्गठन 1956 में किया गया। और आप जान लीजिए कि भाषा के आधार पर सबसे पहले आंध्र प्रदेश का पृथक राज्य के रूप में सृजन 1953 में हुआ था। अगला प्रश्न है दोस्तों, भाषाई आधार पर राज्यों का पुनर्गठन किस वर्ष किया गया था? तो सही उत्तर आप जानते हैं कि 1956 में। अगला प्रश्न है, भाषाई आधार पर सर्वप्रथम किस राज्य का गठन हुआ है? तो भाषाई आधार पर सबसे पहले आंध्र प्रदेश राज्य का गठन हुआ है। याद रखिएगा, भाषा के आधार पर सबसे पहले आंध्र प्रदेश का पृथक राज्य के रूप में गठन 1953 में हुआ था। निम्नलिखित में से कौन सा भारत में भाषा के आधार पर बना पहला राज्य था, आपको बताना है। तो सही उत्तर है आंध्र प्रदेश और इसका गठन 1953 में हुआ था। अगला प्रश्न है, आंध्र प्रदेश एक भाषाई राज्य के रूप में गठित किया गया था कब? तो ये 1953 में। अगला प्रश्न दोस्तों, कथन, कारण और कथन 3 कथनों से संबंधित है, इसमें आपको सही कथन बताना है। जस्टिस फजल अली, के.एम. पडिक्कर और हृदयनाथ कुंजरू इसके सदस्य थे राज्य पुनर्गठन आयोग 1953 के। तो सही उत्तर है ये। आयोग ने बम्बई और पंजाब के विभाजन का समर्थन किया, सही नहीं है। और संसद में पास राज्य पुनर्गठन कानून 1956 के तहत 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश बनाए गए थे। तो 1 और 3 आपके सही हैं, ऑप्शन डी सही उत्तर हो जाएगा।
दोस्तों आप जान भी लीजिए कि 29 दिसंबर 1953 को भारत सरकार ने राज्यों की सीमाओं में पुनर्गठन की सिफारिश करने के लिए राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन किया था और इसकी सिफारिशों के आधार पर जो है राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 के तहत 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश बनाए गए थे। अगला प्रश्न है, भारत में राज्य पुनर्गठन आयोग की संस्तुति के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन किया गया था कब? तो सही उत्तर याद रखिएगा 1956 यानी 1956 में। अगला प्रश्न है कि किस राज्य की राजधानी का नाम स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद अभी तक नहीं बदला गया है? देखिए, तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल, केरल या आंध्र प्रदेश। तो स्वतंत्रता के बाद आंध्र प्रदेश की राजधानी हैदराबाद का नाम अभी तक नहीं बदला गया है, लेकिन 2 जून 2014 को तेलंगाना राज्य के निर्माण के बाद अगले 10 वर्षों से अनधिक अवधि तक हैदराबाद के आंध्र प्रदेश और तेलंगाना की संयुक्त राजधानी बने रहने का जो है वो निर्णय लिया गया था, प्रावधान किया गया था। तो कुल मिलाकर आप जान लीजिए कि आंध्र प्रदेश इसमें सही उत्तर हो जाएगा, लेकिन आंध्र प्रदेश भी अब नहीं रह गया क्योंकि इस अवधि के बाद आंध्र प्रदेश की नई राजधानी किसको होना था? तेलंगाना की संयुक्त राजधानी। लेकिन यहाँ पर 3 राजधानी, अमरावती को विधायी राजधानी, विशाखापत्तनम को कार्यकारी और कुर्नूल को न्यायिक राजधानी का प्रावधान किया गया। लेकिन नवंबर 2021 में राज्य सरकार द्वारा घोषणा के अनुसार अभी अमरावती आंध्र प्रदेश की एकल राजधानी होगी। तमिलनाडु की राजधानी मद्रास का अद्यतन नाम चेन्नई है। पश्चिम बंगाल की राजधानी कलकत्ता का जो वर्तमान नाम है कोलकाता, और केरल की राजधानी त्रिवेंद्रम का नाम तिरुवनंतपुरम हो गया है। अगला प्रश्न और आज के ये जो वीडियो है प्रश्नों का आखिरी प्रश्न, कथन, इसमें आपको 2 कथन दिए गए हैं, बताना है कि कौन सा कथन सही है। कांग्रेस के नागपुर सत्र 1920 के बाद प्रांतीय कांग्रेस समितियों का गठन भाषाई आधार पर किया गया था और 1948 में कांग्रेस ने भाषाई आधार पर प्रांतों के गठन की मांग की थी। तो इसमें कथन ए और बी आपके दोनों सही हैं। और आप जान लीजिए दोस्तों कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 35वां अधिवेशन 1920 में नागपुर में सी विजय राघवाचार्यार की अध्यक्षता में हुआ और इसी अधिवेशन के बाद प्रांतीय कांग्रेस समितियों का गठन भाषाई आधार पर किया गया था। भारत की आज़ादी के बाद वर्ष 1948 में संविधान सभा ने यस के धर के नेतृत्व में जो है आयोग की नियुक्ति की। इस आयोग ने भाषा के आधार पर प्रांतों के गठन को नकार दिया। दिसंबर 1948 में कांग्रेस द्वारा इसी आयोग की संस्तुतियों पर विचार करने के लिए जवाहरलाल नेहरू, वल्लभ भाई पटेल और पट्टाभी सीतारमैया की 3 सदस्यीय जेवीपी समिति का गठन किया, जिसे अप्रैल 1949 में प्रस्तुत अपनी रिपोर्ट में भाषाई आधार पर प्रांतों के गठन की मांग को अस्वीकार कर दिया था। तो यहाँ पर आप देख लीजिए ए और बी दोनों आपके सही हैं। तो ये था आज का वीडियो घटना चक्र पूर्वावलोकन श्रृंखला के अंतर्गत संविधान एवं राज्य व्यवस्था से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य और जानकारी, जो आपके आगामी विभिन्न परीक्षाओं के सामान्य ज्ञान और सामान्य अध्ययन के राज्य व्यवस्था खंड के लिए बहुत ही उपयोगी हैं। आप इन प्रश्नों को तैयार कर लीजिएगा। वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों। नमस्कार।